नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए ये 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं, ये उसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो हम लोग किए हैं, उसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। इस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे और रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। और इन क्वेश्चन के अलावा जो वीडियो में क्वेश्चन हैं, इनके अलावा भी हम लोग काफ़ी चीज़ें और डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम जितना आपका रिविजन हो सके मैं कोशिश करूँगा उतना मैं करा दूँ। ठीक है, एक करेक्शन कर लेना यार, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का क्वेश्चन था वीडियो नंबर 1 में, उसमें ये जो कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो कमेटी की जो चेयरमैन थे ये पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, मतलब हैं पूर्व राष्ट्रपति की चेयरमैनशिप में इस कमेटी को बनाया गया था, एक चरण में इलेक्शन कराने के लिए पूरे देश में। मैंने वहाँ पे प्रेजेंट राष्ट्रपति को मेंशन कर दिया था, तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो करेक्ट वहाँ पे जो चेयरमैन है ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है, मुर्मू साहिबा नहीं है। ये करेक्शन था पहले वीडियो का। तो फिर करते हैं इसको। ठीक है, इस वीडियो को भी कर लेते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। असम में टाटा की सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण हुआ है, इस सेमीकंडक्टर इकाई के संबंध में बताइए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे हम लोग। सेमीकंडक्टर के बारे में करंट अफेयर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो भी रिकॉल हो जाएंगी। पहला स्टेटमेंट है, इस सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो काम किया है ये टाटा ग्रुप ने किया है। इंडियन गवर्नमेंट का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसी के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। 27,000 करोड़ अमाउंट याद रखना है। और इसकी कैपेसिटी जो है, प्रपोज्ड कैपेसिटी है, मतलब चिप्स बनाने की जो क्षमता है, ये 15 बिलियन है। ठीक है, 15 बिलियन पर ईयर। तो 15 बिलियन तो कितना होता है, 15 अरब होता है। और यहाँ पे जो प्रतिदिन क्षमता दी है वो प्रतिदिन के हिसाब से दी है, तो यहाँ पे फिर 365 से भाग करना पड़ेगा, तो वो 4 करोड़ के आसपास आता है। ठीक है, 4 करोड़ प्लस आता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत लिखा है। वैसे इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन से बाकी चीज़ें सीखी जा सकती है ना, कि टाटा ने अभी हाल ही में असम सरकार की सहायता से सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित की है, तो वहाँ पर फिर असम ऑप्शन आपको दिख जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। 27,000 करोड़ अमाउंट है। सेमीकंडक्टर यूनिट का काम क्या करेगी यूनिट? सेमीकंडक्टर यूनिट है तो भाई सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, है ना। और टाटा के कोलाबोरेशन से हुआ है। और इनकी कैपेसिटी जो है प्रपोज्ड, ये 15 बिलियन यानी 15 अरब पर ईयर है। ठीक है, हम लोगों ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, आई दृष्टि में पढ़ा था। तो वहाँ पर साड़ंद के बारे में भी पढ़ा था। साड़ंद एक जगह है, ठीक है, गुजरात की। यहाँ पे भी एक सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की गई थी। और एक चीज़ पढ़ी थी, एक जगह पढ़ी थी धौलेरा, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में। तो यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो 2 फैक्ट यहाँ पे सेमीकंडक्टर से संबंधित हम लोगों ने ये सीखे। साड़ंद में भी असम की तरह अर्धचालक इकाई की स्थापना की जाएगी। ये जो असम वाली है 2025 में ऑपरेशन में आएगी। ठीक है, तो एक साड़ंद याद रखना है, एक असम याद रखना है, एक धौलेरा याद रखना है। धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, और एक जगह हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पढ़ी थी, कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है। आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन देखें। यहाँ पे राज्यपाल है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताइए, डिजिटल कृषि मिशन हम लोगों ने कल पढ़ा था। डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई है, इसकी डेट याद आपको रखनी है, 2 सितंबर 2024। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट, संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सही है कि गलत है? ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना है। झारखंड के जो नए राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। दूसरा स्टेटमेंट है, CH विजय शंकर को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि CH विजय शंकर ये कहाँ के हैं, ये मेघालय के राज्यपाल हैं। ठीक है, मेघालय। तो फिर महाराष्ट्र के कौन है, महाराष्ट्र के हैं CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन याद रखना है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तीसरी बात सही है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर राज्यपाल आए हैं तो जल्दी से रिकॉल कीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हर एक राज्य में गवर्नर होना चाहिए? ये आर्टिकल 153 है। ठीक है, 153। अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल से होता है? 155 पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान आ रहा। और इनकी पार्डनिंग पावर, यानी जो क्षमा करने वाली पावर होती हैं, शक्तियाँ होती हैं,
वो कौन से आर्टिकल से मिलती हैं? 161 है ना, 161। और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 254। 254 में क्या है? 254 में है गवर्नर जो राष्ट्रपति साहब के लिए बिल को रिजर्व करके रखते हैं ना, वो आर्टिकल 254 में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली। ठीक है, ये मोइदम्स क्या है? मोइदम्स के बारे में क्या है ये हम लोगों ने सीखा था। ये अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। इमेजेस वगैरह भी दिखाया था आई दृष्टि के मास्टर वीडियो में, उसके बारे में पूछा गया। मोइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल करेक्ट है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की 44वीं संपत्ति है। ये गलत है। ये क्वेश्चन देखो, पूरी संभावना है इसको पूछे जाने की, ध्यान रखना। मैं सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पर रिकॉल कराता हूँ। ये जो मोइदम्स है ये 43वां है, ठीक है, 43वां है, 44वां नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रिकॉल करते हैं सारी चीज़ें। अभी जो विश्व धरोहर समिति हुई है इसका 46 सेशन हुआ है। ठीक है, 46 सेशन हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है पहली बार। इसी सेशन में इसकी घोषणा की गई है मोइदम्स के बारे में। और इस सेशन में टोटल 24 नए यहाँ पे स्थलों को या फिर साइट्स को यहाँ पे जोड़ा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इस वाले सिर्फ सेशन में 24, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था 19 कल्चरल कैटेगरी में है, 4 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित श्रेणी का जोड़ा गया है। इन्हीं 24 में एक हमारा भी जोड़ा गया है, मोइदम्स। क्लियर है? ये तो इस सेशन की बात हो गई है। अब हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में मोइदम्स को लेके कितने हो गए टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 43 हो गए। 43 में 35 कल्चरल है, ये ध्यान रखना है आपको, 35 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और एक क्या है, ये मिश्रित श्रेणी का है। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये एक मिश्रित श्रेणी का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का, वो कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था? इटली सीखा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा WHS इटली में है, उसके बाद फिर चाइना में है। भारत का स्थान 6वां आता है। दुनिया भर का पूछ ले कि दुनिया भर में कितने मतलब अब वर्तमान में हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 24 को जोड़ के, तो ये है 1223। ठीक है, 1223 हो जाएगा। चलिए इसको भी मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में जारी चौथे SDG भारत सूचकांक यानी SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सीखा है हम लोगों ने इसको आई दृष्टि में, लेकिन टेंशन नहीं लेना भाई, सब रिवाइज करेंगे। पहला स्टूडेंट देखिए, यह इंडेक्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इतना बेकार स्टेटमेंट तो नहीं बनाना चाहिए, RBI नहीं करता है काम, ये तो नीति आयोग का इंडेक्स है ना भाई, नीति आयोग बनाती है। पहला गलत हो जाएगा। इसके अनुसार देश के लिए समग्र SDG स्कोर 2023-2024 के लिए 71 है। भारत का जो SDG स्कोर है वो 71 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी का भी देखेंगे और बाकी जितने भी फैक्ट देखे थे इंडिया इंडेक्स से SDG की रिगार्डिंग सबको पढ़ लेंगे। वर्ष 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यूपी स्पेशल के लिए भी। तीसरा सही है, दूसरा भी सही है। भारत का स्कोर कितना है यहाँ पे SDG में? 71। यूपी का कितना है? यूपी का 67 है। ठीक है, 67 है स्कोर। अगर सेपरेटली यूपी का पूछा जाए तो ध्यान रखना ये यूपी का है, ये एवरेज है इंडिया का। SDG होते कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, इसके जो हम लोग सब गोल्स पढ़ते हैं वो 169 पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है ये इसका 4था संस्करण था। ठीक है, 4था संस्करण था और इसको हम लोग श्रेणियों में पढ़ते हैं। जैसे जो राज्य हैं, राज्यों की जो श्रेणियाँ बनाई हैं, आकांक्षी यानी एस्पिरेंट की कैटेगरी अलग है, परफॉर्मर की कैटेगरी अलग है, फ्रंट रनर की यानी अग्रणी की कैटेगरी अलग है और अचीवर की कैटेगरी अलग है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि ये जो अचीवर कैटेगरी है, अचीवर का स्कोर 100 होता है, तो 100 तो कोई अचीव कर नहीं पाएगा यार। तो अचीवर में कोई भी राज्य नहीं है और ना ही जो एस्पिरेंट जो सबसे शुरुआत वाली श्रेणी थी एस्पिरेंट, उसमें भी कोई राज्य नहीं है। तो जो सारे राज्य लाई कर रहे हैं ना वो दूसरी और तीसरी श्रेणी में लाई कर रहे हैं, और दूसरी और तीसरी श्रेणी है परफॉर्मर और फ्रंट रनर। तो जो हमारा यूपी लाई करता है
इसका स्कोर चूँकि 67 है तो ये अग्रणी की कैटेगरी में है, ठीक है। अग्रणी यानी फ्रंट रनर, इसकी जो कैटेगरी में जो रेंज है स्कोर की वो 65 से 99 है। अगर पूछा जाए आपसे सर्वाधिक सुधार करने वाले राज्य एसडीजी में बताइए, तो सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट में सीख लिया आपने, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा स्थान है उत्तराखंड का, चौथा स्थान है सिक्किम का। तो देखो हो सकता है उत्तराखंड याद नहीं रहे, सिक्किम याद नहीं रहे, लेकिन दो जरूर याद रखें, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि यूपी में यहाँ पे सर्वाधिक सुधार देखा गया है, यूपी और जम्मू कश्मीर में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और समग्र श्रेणी की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने केरल और उत्तराखंड को एक साथ पढ़ा था। उस वीडियो को रिवाइज कीजिए, ठीक है, या फिर पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, मास्टर वीडियो की जो पीडीएफ बनाई थी, ठीक है। केरल और उत्तराखंड को समग्र श्रेणी में एक साथ दिया गया है पहली पोजीशन पर। और अगर अंतिम स्थान की बात करें तो वो बिहार हो जाता है। और यूपी का स्थान, यूपी का रैंक भी लिख लीजिए भाई, यूपी का रैंक 18 है, उत्तर प्रदेश का रैंक 18 है एसडीजी इंडिया इंडेक्स के हिसाब से। तो 18 रैंक में याद रखें, 67 स्कोर याद रखें, इंडिया का स्कोर 71 है। टॉप स्टेट कौन सा है, सर्वाधिक सुधार यूपी है। और रैंक में रैंकिंग जिसकी फर्स्ट रैंक है वो केरल और उत्तराखंड है, समग्र रूप से दिया गया है दोनों को। सबसे नीचे कौन है, बिहार है। और यूटीज़ में अगर बात करें तो चंडीगढ़ आता है। हो जाएगा। अब यहाँ पे वो सब रिवाइज कराने की ज़रूरत तो नहीं है ना एसडीजी, जिस पे अब एसडीजी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे फैक्ट बन जाते हैं। वहाँ पे तो खैर सीखा था हम लोगों ने। जैसे अगर गोल नंबर 1 की बात करें तो ये गरीबी उन्मूलन है ना, और इस पर सबसे अच्छा काम तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो उस पीडीएफ को जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, उसको अगर मैंने कहीं कवर नहीं किया होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। मार्क कीजिए, इनका नाम है न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे, एक समय रहे हैं, यानी इनको फॉर्मर जस्टिस बोल लीजिए, है ना, फॉर्मर जस्टिस हैं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 2024 के मध्य पीएम नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, अलग से किया है भाई इसको तो हम लोगों ने, है ना, से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान है, ये प्राइज़ है, ये ऑस्ट्रिया का नहीं है, ये तो रूस का है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा है, छोटी छोटी सी देखो यहाँ पे मिस्टेक कराने की कोशिश करता है एग्जामिनर आपसे। ऑस्ट्रिया का ये पुरस्कार नहीं है, ठीक है, रसिया का। ये गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट, पहला सही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वां ये जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की, इसलिए गए ही थे, है ना, इसलिए गए थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरा निकल के आ रहा है, ठीक, दूसरा निकाल दीजिए, बाकी 1 और 3 ये सही हो जाएगा। और जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा करें उसको बताया कीजिए, है ना यार। चलिए बताइए, यहाँ पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताइए। देखिए, इसको झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। एक क्वेश्चन यहीं से सीख लीजिए कि अभी हाल ही में किस राज्य की अभ्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन में आपको झारखंड दिख जाएगा। तो बस यही चीज़ सीखने के लिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया, ठीक है, ये तो क्वेश्चन से ही सीख लिया। ये क्या लिखा है, एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर क्या होता है, यही इसका नाम लिख दिया है अंग्रेजी में शॉर्ट में। इस आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की है कि यह देश में अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला प्रयास है। ठीक है, ये सब बातें तो ठीक ही रहती हैं। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो माइका है ना, अभ्रक है ना, बड़ी खतरनाक चीज़ है। इस पर तो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपते हैं। ये इलीगल चाइल्ड लेबर और ये इलीगल माइनिंग जो हो रही है झारखंड में, कोडरमा में है ये, ठीक है, कोडरमा में माइंस हैं अभ्रक की। झारखंड के 2 जिलों के नाम याद रखिए, एक है कोडरमा और दूसरा है गिरिधि, ठीक है, गिरधिही।
ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूरा सर्वाइव ही करते हैं ये माइका की ट्रेडिंग पर, माइका की ट्रेड पर और कलेक्शन पर, क्योंकि माइका का यूज बड़ा होता है यार कॉस्मेटिक्स में और ऑटोमोबाइल्स में। ये एक तरीके से बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो फिर इतना। चलिए, जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये स्टील स्लैग समझते ना? स्टील स्लैग का मतलब आप ये समझ लीजिए, जो वेस्ट मटेरियल बनता है स्टील प्लांट्स में जहाँ पे स्टील का निर्माण हो रहा है, तो ये वेस्ट है। ठीक है, स्टील स्लैग यानी वेस्ट स्टील, वेस्ट स्टील बोल लीजिए या फिर सॉलिड वेस्ट बोल लीजिए। ठीक है, सॉलिड वेस्ट। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हम लोगों ने किया है पहला स्टील स्लैग से बनने वाला रोड कहाँ पर बनाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टील स्लैग रोड कहाँ पे बनने जा रहा है? गुजरात में। अब तो काम भी चालू हो गया, ये 2022 की न्यूज़ है और अब तक तो बन भी चुका होगा। ठीक है, गुजरात याद रखना। देखें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO, इसके बारे में पढ़े थे। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ISO का मुख्यालय लीमा में है। एक इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान, याद आ रहा? अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान, ये कहाँ पे है? ये हम लोग फिलीपींस में पढ़ते हैं, है ना, फिलीपींस में। ये बताइए। तो पहली बात याद रखिए, ये जो चीनी संगठन परिषद बैठक हुई है ये नई दिल्ली में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है लीमा में नहीं है, ये लंदन में है। ठीक है, लंदन याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान जो है इसकी 17वीं किस्त जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जगह UP से है। बनारस से 17वीं किस्त को जारी किया गया है PM किसान जो स्कीम है इसके तहत। किसान से संबंधित एक अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, ड्रोन दीदी, याद आ रहा? ड्रोन दीदी, इसमें क्या था? इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं किसान से संबंधित, यहाँ पे इनको ड्रोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, छिड़काव वगैरह के लिए। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप किसानों से कांटेक्ट करके उनकी सहायता करेंगे। ये सारी चीज़ें थी ड्रोन दीदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मई 2024 में भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, बहुत बड़ी PSU है, अच्छा खासा इसका कैपिटलाइजेशन है मार्केट में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्षय रोग का जो उन्मूलन टारगेट है, ठीक है, एलिमिनेशन टारगेट है, क्या है भारत सरकार का? 2025 है ना, 2025। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, एक परामर्श मंच है, क्षेत्रीय परामर्श मंच है जिसका नाम है कोलंबो प्रक्रिया। इसमें काफ़ी देश हैं इसमें। इसकी चेयरमैनशिप अभी भारत को मिली है 2024 और 2026, मतलब इस टाइम फ्रेम के लिए। तो ये ध्यान रखना है, कोलंबो प्रक्रिया जो है इसकी अध्यक्षता कौन संभालेगा अब? तो भारत, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक तरीके से क्षेत्रीय परामर्श मंच होता है और एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, खासतौर से ये सब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया वगैरह, वो सब नहीं ध्यान रखना है। बस एक छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, कोलंबो प्रक्रिया, चेयरमैनशिप भारत। नेक्स्ट कीजिए, इंडिया स्किल्स 2024 से संबंधित बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर रहे हो ना भाई? सारी चीज़ें हो चुकी हैं इस दृष्टि में। वहाँ पे हम लोगों ने बस यही सीखा था, इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, हम लोगों ने न्यू दिल्ली सीखा था। तो एक फैक्ट ये भी मिल जाएगा, यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। ठीक है, और आयोजन अभी 2024 में न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। विश्व जल मंच कहाँ पे हुआ है? बाली में। ठीक है, बाली में। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कुछ हम लोग एक्टिव वोल्केनोज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, कुछ याद आ रही हैं? अच्छा बताइए, क्राकाटाओ कहाँ पे है? कमेंट करके बताइएगा, माउंट क्राकाटाओ कहाँ पे है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 2024 में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गई है। देखो वन्यजीव से संबंधित है ना, इसलिए फैक्ट यहाँ पे जानना जरूरी है। PCS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ आपको सीखनी है कि ये जो रिपोर्ट है जारी कौन करता है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट
इसको जारी किया जाता है ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी UNODC, ये इसके द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की एक आर्म होगी ये भी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम कुछ करके होगा इंग्लिश में, तो ये आपको सीखना है। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है UNODC के द्वारा। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 इस श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तीनों बातें सही हैं। और ये रिपोर्ट वन्यजीव पर अपराध के बारे में बता रही है ना, इलीगल ट्रेड के बारे में बताती है। तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ फैक्ट इस रिपोर्ट में आए हैं, तो वो जान लीजिए। क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे 29% ये जो ट्रेडिंग हो रही है इलीगल, ये गैंडे की सींग जो है उनकी हो रही है। एक बड़ा सुंदर सा प्राणी है पेंगोलिन, है ना, पेंगोलिन हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह में सीखते थे। तो पेंगोलिन की जो ऊपर वाले सल्क होते हैं आपने देखा होगा, इस तरीके से उसके स्किन पे ये रहते हैं, तो उनको भी बेचा जाता है इलीगली तरीके से मार के उनको, ठीक है। हाथी दांत की ये जो इलीगल ट्रेड होती है वो तो होती ही है। और अगर फ्लोरा की बात करें तो देवदार जो एक पेड़ है, इसकी खतरनाक तरीके से इलीगल यहाँ पे ट्रेडिंग चलती है ना। शीशम की लकड़ी जो मतलब जो कमाईदार है, मलाईदार जो है पेड़, तो इन्हीं सब के बारे में इस रिपोर्ट में बताया जाता है। कर लेंगे ना, तो ये यहाँ पे तीनों हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। बस हम लोग को यही सीखना है कि सोलर एनर्जी में, सोलर ऊर्जा उत्पादन में, प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये हम लोगों को थर्ड याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन है, ये तो हम लोगों ने सीखा ही है पहले भी, चाइना प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन और भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जापान को सरपास किया है इंडिया ने, ठीक है। पहले इंडिया चौथे नंबर पर हुआ करता था, जापान तीसरे पर था, तो अब इंडिया तीसरे पर आ गया। तो पहला स्थान चाइना का हो गया, ठीक है, दूसरा स्थान यूएसए का है, तीसरा स्थान इंडिया का हो गया, अब जापान पहुंच गया चौथे पर, क्लियर। पाँचवें स्थान पर जर्मनी है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चीन विश्व में सौर ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में शीर्ष स्थानों पर है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। क्वेश्चन आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है। शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015 का यहाँ पे एनालिसिस किया गया। पहली बात है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, तो ये बात गलत है भाई, PDF पढ़िए, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं हम लोगों ने। EAC-PM क्या है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी जो होती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, उसका पूरा नाम ही यही है, EAC-PM। तो इसके द्वारा लॉन्च की गई है, ना कि गृह मंत्रालय के द्वारा, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक यानी हिंदू आबादी में 7.82% की गिरावट दर्ज की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हिंदू की बात करें तो इनमें 7.82 की गिरावट है 1950 से 2015 के बीच का अगर डेटा देखें तो। अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की पॉपुलेशन में 43.15 की वृद्धि है, परसेंट की वृद्धि है, ठीक है, ये वृद्धि है। जैसे अगर हिंदू की बात करें तो 1950 में 84.68% थे, ठीक है, और 2015 में ये डेटा हो गया 78.06, तो वही 7.82 की यहाँ पे कमी दर्ज दिख रही है। मुस्लिम की अगर बात करें तो मुस्लिम 1950 में 9.84% थे, और 2015 में जो डेटा आया है ये है 14.09%, तो यहाँ पे 43% की वृद्धि है। ईसाई की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें तो क्रिश्चियन में भी बढ़ोतरी देखी गई है, और सिख की बात करें, क्रिश्चियन भी वृद्धि है, सिख की बात करें तो इनमें भी वृद्धि देखी गई है, बौद्ध की बात करें तो इनमें भी वृद्धि देखी गई है। अगर जैन की बात करें तो जैन में यहाँ पे कमी देखी गई है। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकता है, यहाँ पे हिंदू आबादी लिखा था ना, साथ में जैन भी लिख देता, है ना, जैन भी लिख देता, और ये परसेंट ना लिख के सिर्फ गिरावट वाला शब्द लिखता, तभी एक अलग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था, तो कन्फ्यूज हो सकते थे फिर। तो ध्यान रखना कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर रिपोर्ट आई है क्रॉस कंट्री एनालिसिस की, इसमें हिंदू की पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई है और जैन की पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई है। बाकी और जो धर्म है
उनमें सिर्फ वृद्धि देखी गई। स्टेटमेंट के लिए काम आएंगे ये सारे फैक्ट। हो जाएगा। चलिए, 2024 को केंद्र सरकार ने अडानी के बेंजियम पोर्ट, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है हम लोग को, बस ये पढ़ना है कि बेंजियम पोर्ट है कहाँ पे ये, जो कि भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको संचालित करने की मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है, बेंजियम पोर्ट ये कहाँ पे, ये केरल में है। चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए, मेजर पोर्ट कितने हैं, टोटल मेजर पोर्ट मैं हमेशा ही रिकॉल कराता रहता हूँ, 12 मेजर पोर्ट हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट कौन से स्टेट में है, तो आपको तमिलनाडु लगा देना है। ठीक है, तमिलनाडु में कितने मेजर पोर्ट हैं, 3 मेजर पोर्ट हैं। नाम बता पाएंगे? चलो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग चेन्नई पढ़ते हैं, है ना, दूसरा शायद कामराज पढ़ते हैं, कामराज सही बोल रहा हूँ ना, रामराज लिख दिया हूँ, कामराज है, कामराज। और तीसरा है वीओ चिदम्बरनार, वीओ चिदम्बरनार। सही बोल रहा हूँ ना, वेरीफाई करना। कामराज पोर्ट को शायद एन्नौर पोर्ट बोलते हैं, ये भी वेरीफाई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस संगठन ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को लॉन्च किया? ये भी बिल्कुल मार्क करना यार, क्योंकि गलत होने के चांस पूरे पूरे हैं। कोशिश रहेगी हम लोगों की, नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बट नीति आयोग करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है नाबार्ड। इसकी स्थापना अक्सर पूछा गया है ना, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और हेडक्वार्टर भी पूछा गया है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। ठीक है, मुंबई। चलिए 2024 में समलैंगिकों के मामले में किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? सारे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाला ही हूँ, और करेक्ट आंसर है राजीव गौबा। इनके बारे में जानते हो? कभी कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में इनको हम लोग जानते थे, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी, देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक पोस्ट, है ना, प्रशासनिक पद। तो अभी वर्तमान के कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी? इनका नाम याद रखिए, टीवी सोमनाथन। मैं लिख दे रहा हूँ, टीवी सोमनाथन, ये हैं वर्तमान कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा शुभारंभ की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। तो एक नई जानकारी मिल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, पहली बार घर पर मतदान की सुविधा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और ये सुविधा किसके लिए है? ये बुजुर्गों के लिए है और दिव्यांगों के लिए है। ठीक है, दिव्यांगों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एज इन्होंने 80 लिखी है, 80 गलत है, 85 या फिर 85 प्लस के जो बुजुर्ग हैं एज के, उनके लिए ये सुविधा है, 80 वर्ष नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, पहली बात यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए वन नेशन वन इलेक्शन हम लोगों ने देख लिया। जो कमेटी है उनके चेयरमैन कौन बनाया गया था, वो मैंने पहले वीडियो में गलत मेंशन कर दिया था, मैं उसको करेक्ट कर लिया हूँ, पिन मैसेज भी पिन कर दिया हूँ कमेंट बॉक्स में। पूर्व राष्ट्रपति साहब जो थे, कोविंद साहब, वो चेयरमैन थे। ठीक है, चलिए अब तो रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। रिपोर्ट तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट को ही सौंपी जाएगी ना भाई, तो वो तो मुर्मू साहिबा को ही सौंपी गई है। आगे क्या है ये, चलिए यहाँ तक था आज का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा तो और भी चीज़ें रिकॉल करा दूंगा। कुछ यहाँ पे अभियान याद रखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो 18 साल के जस्ट मतलब अभी होने जा रहे हैं, है ना, तो वो फर्स्ट टाइम वोटिंग करते हैं, तो उनके लिए एक यहाँ पे अभियान शुरू किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, टर्निंग 18। ठीक है, टर्निंग 18 अगर पूछा जाए तो लगा देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक अभियान था, कैंपेन था सोशल मीडिया पर, मतलब युवाओं के लिए, या फिर जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए जाएंगे या फिर जा रहे थे उस टाइम पे। तो इस बार जो लोकसभा इलेक्शन था उसके लिए ये सारे कैंपेन थे। ठीक है, तो टर्निंग 18 हो गया, और यू आर द वन। ठीक है, यू आर द वन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसको तो बिल्कुल माइंड में रखना ही है कि यू आर द वन, है ना, अपनी परीक्षा के लिए भी। परीक्षा निकाल लोगे आप, मेहनत कीजिए, निकलेगी परीक्षा। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, MCQ सीरीज के। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।